आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। तो लीजिए साहब, टाइम हो गया है 3 ताल का। कुलदीप मिश्र मेरा नाम है। एपिसोड नंबर 4 आज रिकॉर्ड करने वाले हैं। आज तक रेडियो पे ये नया शो है हमारा। अब उतना भी नया नहीं है, चौथा एपिसोड है ये अगर। और हफ्ते में एक एपिसोड आता है 3 ताल का, हर सोमवार को। और इसमें हम सिर्फ बातें करते हैं, बीते हफ्ते जो मसले छाए रहे उन पर बातें करते हैं। और उसूल यही है, मतलब थंब रूल यही है इसका, कि कोई पन्नी और कोई छन्नी उस पर लगाते नहीं। एकदम रॉ, एकदम डाल का तोड़ा हुआ फल खाते और खिलाते हैं इस शो में, जिसका नाम है 3 ताल। तो चलें शुरू करते हैं। जिनसे मिलकर ये 3 ताल बनता है या बना है, उनके हालचाल ले लें। कमलेश ताऊ कैसे हैं? हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप लोग, आशा करता हूँ आप लोग भी सुरक्षित होंगे और अच्छे होंगे। बिल्कुल घर पर हैं अभी तो। ज्यादा बाहर बाहर निकलना हो नहीं रहा। पर ये कि कोई पूछता है कि कैसे हैं, तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पहले हो जाता है। मतलब मेरे साथ हो जाता है कि जरा ठहरो, बताते हैं। रिवाज तो जवाब में अच्छा ही हूँ कहने का है, लेकिन शाम तक का समय तो दो बताने के लिए। पांडी बाबा कैसे हैं? सब चकाचक जी रहे हैं। तो अभी अपन एजेंडा पे आएंगे। सोसाइटी और देश और दुनिया में इस हफ्ते क्या हो गया उस पर बात करेंगे। लेकिन बाबा थोड़ा पहले ये बताएं कि इस हफ्ते आपके किचन में क्या हुआ। मतलब थोड़ी सी एक बार जीभ लपलपा जाए तो मजा आई, फिर बात करें। आज है जिस दिन हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं कार्यक्रम, आप लोग सुनेंगे, श्रोतागण सुनेंगे इसको सोमवार को। लेकिन आज शुक्रवार है, शरद पूर्णिमा का दिन है। और बंगालियों में इसे लक्ष्मी पूजा कहते हैं। लक्ष्मी पूजा बंगालियों में शरद पूर्णिमा के दिन होती है। और जिस दिन हम लोग लक्ष्मी पूज रहे होते हैं उस दिन वो काली पूजा करते हैं। तो दीपावली उनके लिए काली पूजा का दिन है। तो दूध गर्मा के सवेरे 3-3.5 लीटर और उसको संध्या करके हम चले आए हैं। और जा करके खीर बनानी है। और कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र, ये शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा से अमृत की कुछ बूंदें गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं पता नहीं, लेकिन लेकिन उसको रखते हैं। छत पे रखते हैं। हाँ, तो आज उसका दिन है। और पिछले एक हफ्ते से साग पे जोर है। तो तरह तरह के साग आ गए हैं। हरी पत्तियां बाजार में लौट आई हैं। गर्मी की विदाई और बारिश की सींची हुई जमीन में अब इस वक्त पालक, सरसों, बथुआ, मेथी ये सब आने लगे हैं। तो साग से अपना विशेष प्रेम है और वो आ गया है। तो अभी रोज ही साग बन रहा है किसी न किसी रूप में। रविवार को साग गोश्त की तैयारी है। और बढ़िया, उसके लिए उसके लिए कल शाम तक चने का साग खोजा जाएगा। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको मेथी सरसों का ही साथ उसको समझौता करना पड़ेगा। गोश्त के लिए बेहतरीन साग जो है वो चने का साग होता है। बढ़िया, मतलब एकदम माहौल बन गया है अब, है ना। हार्मोन का स्राव हो गया है। तो बातचीत शुरू करते हैं। तो 3 ताल में हमारे तबलों की हथौड़ी ऋतुराज जी भी हमारे साथ हैं। इनका काम है हमें टोकना और रास्ते पर बनाए रखना। तो ऋतु एक सिनॉप्सिस दे दें कि आज क्या बात हम लोग करने वाले हैं। खेलेंगे हम अगले करीब 1-1.25 घंटे। उसकी बाउंड्री खींचने का काम मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ। बाकी ये 3 ताल है, गेंद बाउंड्री से पार कर जाए तो लाने में बहुत जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि मैदान आजकल बहुत खाली है। तो जिस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले है पाकिस्तान। ना चाहते हुए भी सीमा पार करना पड़ा। मसाला बहुत आया उधर से इस हफ्ते। जिसके पास पूरी आर्मी हो, तोप हो, फाइटर प्लेन हो, उसके भी पांव कांपते हैं। ऐसा होता है क्या? ठंड से पहले की इस कपकपाई पर बात करेंगे सबसे पहले। फिर कुलदीप पाकिस्तान से फ्रांस चलेंगे। बतकही के लिए वहां गजब का कॉकटेल तैयार है। और हम चाहे 2020 से 30-30 में पहुंच जाएं, ये मामला हमारे साथ वहां तक जाएगा। आज लिख रहा हूं 2020 में। इस्लाम और फ्रांस पर ज्ञान लेंगे। बोलने का अधिकार जाकर धर्म से टकराता है, या फिर रिलीजन राइट टू फ्री स्पीच के आगे खड़ा है। और अंत में मिलेगा जबर मजा। और साहब, मौज तो हमारी मिट्टी में ही है। आरोग्य सेतु किसने बनाया, उसको लालटेन लेकर ढूंढेंगे।
देखते हैं मिलता है या नहीं। लेकिन इसी आरोग्य सेतु के बहाने कुलदीप, ट्रोलर की क्रिएटिविटी फिर से एक बार बाहर निकली है। जब ये सेतु बना था, इन्होंने तब भी मजे लिए थे और अब फिर मजे ले रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान से बात शुरू करते हैं। पाकिस्तान की विचित्रता। हाँ, युवराज वाला आज ये ओपनिंग पे आया है। ओवर हो गया कि 6 हाँ आज ओपनिंग पे आया है। सतुआ खा लिए लगता है। तो पाकिस्तान की विचित्रता पे लेकिन बात करना चाहते हैं। वो हाल फिलहाल के जो उनके मंत्री महोदय और उससे पहले सांसद महोदय के बयान हैं, वो भी और उनसे पहले भी एक पाकिस्तान को लेकर के हमेशा कुछ ना कुछ। एक इस हफ्ते की एक और खबर है, फ्रांस में अपना राजदूत वापस बुलाए जाने का फैसला किया पाकिस्तान ने, और फिर ये खबर आई कि मालूम हुआ कि वहां उनका राजदूत ही नहीं है। ये पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों होता है कि आप हाथ से नहीं भी खोजना चाहें तो उसमें हाथ से निकल आता है? क्योंकि मैं शुरुआत करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जीता हूँ। क्या होता है कि जो राज्य होते हैं देश दुनिया के, वो उनके होने का कुछ आधार होता है। तो पाकिस्तान एक अकेला राज्य है वैसे, जो कभी था नहीं, जो कृत्रिम कारणों से बना, वो एक बने हुए कारण से बना। उसकी एथनिसिटी कोई यूनिक नहीं है, उसके लोग कोई यूनिक नहीं है, उसकी सिविलाइजेशन यूनिक नहीं है, वो कभी अस्तित्व में रहा नहीं। इसे लोग बोलते हैं इजराइल और पाकिस्तान दो राष्ट्र बने उस दौर में, पर इजराइल कभी था। इजराइल बहुत पहले था, बहुत प्राचीन था हो सकता है, पर इजराइल तो कभी था। उसके अस्तित्व की बातें हैं किताबों में, उसकी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, पर पाकिस्तान जैसा कुछ था नहीं। ये एक आइडिया था जो कि कुछ लोगों के दिमाग में आया कि हिंदू और मुसलमान, चाहे वो एक ही देश के क्यों ना हो, एक ही लोग क्यों ना हो, खून एक ही हो तो भी साथ नहीं रह सकते। और उसका आधार यही बना, और उसके आधार पे उन्होंने बना लिया एक देश। हास्यास्पद तब हो गई बात जब हिंदू और मुसलमान तो साथ रहते हैं, रह सकते हैं, और यहाँ रह रहे हैं भारत में। इनफैक्ट वो पाकिस्तान बनने के दूसरे दिन जिन्ना ने भी वहां पे लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वो सभी हम लोग साथ रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदू अपने मंदिर में जाने को स्वतंत्र है, जो क्रिश्चियन अपने चर्च में जाने को स्वतंत्र है। यह देश जो है इस्लाम के आधार पर बना है, पर होगा तो बिल्कुल सेक्युलर, जो हुआ नहीं। तो तब से उनके अस्तित्व पे संकट है। और फिर वो हमेशा, चूंकि उनका कंपटीशन जो है वो अपने आप को भारत का मानते हैं। भारत एक गरीब देश था, तो भारत अगर रूस के साथ था तो वो अमेरिका के साथ थे, और बहुत तरह की बातें हमारे बीच में हुई, जिसमें लड़ाइयां थी जो पाकिस्तान ने छेड़ी थी और हारी। आज तक कोई लड़ाई वो जीते नहीं, पर उनकी किताबों में देखिए तो वो सारी लड़ाइयां जीत चुके हैं। उनकी किताबों को पढ़िए तो लगता है कि पाकिस्तान की नींव 8वीं शताब्दी में रखी गई थी, 7वीं 8वीं शताब्दी में। उनका इतिहास जो 1947 के बाद ही शुरू होना चाहिए, वो कई हजार साल पुराना है। वो यह मानते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की संस्कृति पाकिस्तान में विकसित हुई थी। तो इस इस्लाम की डेवलपमेंट को वो पाकिस्तान अपना मानता है। हाँ, इस तरह की जो उनकी बेतुकी और कृत्रिम, जो बेसिकली जिस आधार पे वो बने थे, इस तरह के वो अपने आप को आधार देकर उस पर टिके रहना चाहते हैं। मुश्किल ये है कि वो अपने बच्चों को इतिहास झूठी पढ़ा रहे हैं, और जब आपका इतिहास ही झूठा हो, जब आपका पास्ट ही झूठा हो, जब उसका कोई बेसिस नहीं हो, तो आपके भविष्य के बारे में, आपके वर्तमान के बारे में क्या बात करें। वर्तमान जो अभिनंदन वर्तमान थे हमारे, वो उनकी सीमा के अंदर गिर गए थे। तो उस पे देखिए अभी जो पिछले दिनों में जो नौटंकी चल रही है उनकी तरफ से भी, वो इस तरह से है कि हमने उसको छोड़ दिया। बहुत बड़ा दिल है हमारा। हकीकत तो सभी जानते थे उसी वक्त कि किस दबाव में छोड़ा था। भारत ने खुलेआम धमकी दे दी थी, पर वो उस समय मानने को तैयार नहीं थे। वो कहते थे हमने चाय पिला के भेजा है, और बहुत सारे मीम बनाए, बहुत सारा मजाक उड़ाया। हमारी गनशिप्स, जो हमारे फाइटर प्लेन्स हैं, उसका मजाक उड़ाया। पर हकीकत तो यही थी कि भारत ने बहुत अल्टीमेटम सा दे दिया था उनको कि भाई साहब, यहाँ तक ठीक है, अगर हमारा एयरफोर्स का पायलट वापस नहीं आया तो हम आपको बराबर कर देंगे बस। और कितने गूफअप्स होते रहते हैं। मतलब वो याद है, अभिनंदन वर्तमान
कि मतलब युद्ध कैदी जिन्हें कहते हैं, ऐसे बहुत केस पूरी दुनिया में हुए होंगे, लेकिन उनका जो ऑफिशियल आर्मी प्रवक्ता का जो ट्विटर हैंडल है उससे एक वीडियो आ जाए उस युद्ध कैदी का, युद्ध बंदी का, और उसमें उससे मारपीट भी हो रही है, वो लहूलुहान भी है, बाद में वो वीडियो डिलीट कर लिया जाए, तो वो मतलब इतना गूफअप क्यों होता है पाकिस्तान के साथ हमेशा? जैसे वहां के मंत्री यही बोल गए कि पुलवामा हमारी सक्सेस है। मतलब वो डिप्लोमेटिक जो धरातल हैं उनको ध्यान में रखे बिना कभी भी आगे बढ़ जाते हैं सीना चौड़ा करने के चक्कर में। क्योंकि काफी अनाड़ी लोग हैं ना वहां पे। इमरान खान स्वयं बहुत ही अनाड़ी है, उनकी उनकी राजनीतिक शैली भी अनाड़ियों वाली है, और वो लोगों को बहुत भाता है क्योंकि वो पहले क्रिकेट के सुपरस्टार रहे हैं और बहुत सारा उन्होंने काम भी किया है। कैंसर हॉस्पिटल, एक चैरिटेबल संस्था चलाते हैं अपनी माँ के नाम पे, उस पर बहुत सारा काम उन्होंने किया है, और बहुत दिनों तक राजनीतिक संघर्ष भी किया है। धरने, उनके धरने वरने आप इग्नोर कर दें तो भी उन्होंने राजनीतिक संघर्ष किया, बहुत दिनों तक विपक्ष में रहे, और फिर उन्होंने जब से सत्ता पे काबिज हुए हैं तब से उनके जो साथी हैं, जैसे फवाद चौधरी है, एकदम अहमक किस्म का आदमी है। उसको इन्होंने, आपको अगर याद होगा, हमारा जो चंद्रयान मिशन था वो चांद पर पहुंच कर गिर गया। मतलब वो बहुत कम दूरी पर जाकर, वो हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता थी, इनफैक्ट वहां तक जाना भी। यस, जो उद्देश्य था हमारा वो पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ, उसको लैंड नहीं कर पाया वो, पर उसने उसका मजाक उड़ाया था ट्विटर पे ऑफिशियली। वो वहां का साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी है, पर उसने कुछ ऐसा लिखा कि जैसे कि जो आता नहीं हो वो नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो ना? तो उसको ये भी आइडिया नहीं है कि स्पेस में हम क्या क्या कुछ कर चुके हैं और पूरी दुनिया के लिए कर चुके हैं, न सिर्फ। और उससे तो उसको भी, पाकिस्तान को भी खुश होना चाहिए, हमारे क्षेत्र में एक देश है जो ऐसे काम कर रहा है, लेकिन नहीं, वो बेवकूफ है। उन्होंने मतलब जब से सरकार बनी है तब से 2 सीनियर पत्रकारों पर हमला किया है, मतलब फिजिकल, ये फवाद चौधरी ने उनको तमाचे लगा दिए हैं भरी मीटिंग में, शादियों में, है ना? तो फवाद तो बहुत ही वो बेहुदा किस्म की बातें ही करते हैं, और उन्होंने वही किया। वो जिस तरह से बोल गए कि मतलब हमने घर में घुसकर मारा, अभी उसके बाद सफाई देने लगे कि हम दूसरे दिन की बात कर रहे थे, उस दिन की बात नहीं कर रहे थे, हमने तो फरवरी वाली बात कर, मैं फरवरी की बात कर रहा था। बाबा को भी घुसने दिया जाए, बाबा बहुत देर से मैदान के बाहर हैं। हाँ, बाबा की ग्रैंड एंट्री हो। नहीं नहीं, इसमें 2 अलग अलग पहलू हैं। पहला जो है वो पाकिस्तान के अस्तित्व वाली जो कहानी, जो बातचीत हम लोग कर रहे थे उसको लेके है। दूसरा तो फिर अभिनंदन पे आएंगे, और ऐसे कई सारे और चीजें भी हैं। लेकिन जो मूल बात है प्रारंभिक, वो ये है कि पाकिस्तान को आप लोग जैसे भी देखते हो, मैं थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ। मैं पाकिस्तान को अपने गांव में देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि ये और आजकल मुझे गुड्डू की तरह दिखने लगा है, ये जो मिर्जापुर वाला गुड्डू है ना, हाँ, तो उसकी तरह मुझे कभी कभी लगता है कि पाकिस्तान की स्थिति वही है, वही खींच, वही बदला, वही खिसियाहट। अपने गांव अगर आप कभी देखें तो आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा लड़ाई, मतभेद, कंपटीशन, आलोचना और जीवन जीने का बहाना उस गांव में आपके पटीदार ही होते हैं। पाकिस्तान, ये बात सही है कि उसका कोई, उस नाम का कोई अस्तित्व नहीं है, बहुत पुराना विभाजन और उसके बनने से पहले का, लेकिन उस जमीन का, उस जोग्राफिया का है, तो उसको वो ओन करके चलने की कोशिश करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पुश्तैनी जमीनों में पटीदारों के हिस्से होते हैं। उनकी सारी लड़ाई, उनका सारा कंपटीशन, अगर हमारी बारात में 9 स्कॉर्पियो गई थी तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी में 11 जाए, 13 जाए। अगर हमको दहेज में कलर टीवी मिला था तो वो जरूर कोशिश करेंगे कि कलर टीवी के साथ में 2 दरवाजे वाला फ्रिज भी मिले। वो वाघा बॉर्डर पे उनका झंडा भी उन्होंने हमसे थोड़ा सा ऊपर बना रखा है, भले ही उनका ओवरऑल बैठने का इंतजाम छोटा है उनका, लेकिन झंडा ऊंचा रखा है उन्होंने। तो ये इतनी गंवाई कहानी है, इतना फौजदारी का मामला है और इतना देशज है कि इसमें कुछ विचित्रता का एहसास मुझे नहीं होता है जब मैं देखता हूं कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है। और समझ में आता है कि नहीं, जमीन बट गई, खेती बट गई, लेकिन 3 आम और 2 महुआ अभी भी ऐसे हैं जो कि डिस्प्यूटेड लैंड है, और उनको लेके हमेशा कुछ ना कुछ टिन्न पुन्न होता रहता है 2 परिवारों के बीच में। कभी कोई लाठी निकल आती है, मरे में लोग एक साथ आते हैं बेशक तेरही खाने के लिए, नाम रखाने के लिए,
लेकिन बाकी समय में एक दूसरे को काटने से नहीं चूकते, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में कतई पीछे नहीं रहते। तो पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान हमारा पटीदार है। पाकिस्तान का चरित्र क्या है? पाकिस्तान का चरित्र हमसे मुख्तलिफ नहीं है। हम भी शायद यही सारी चीजें कर रहे होते हैं जो पाकिस्तान करता है। हमको डेमोक्रेसी मिली, एक सेकुलर स्टेट के रूप में हम आए, लेकिन हम उसको कुछ खास रंगों, कुछ खास झंडों, कुछ खास नारों के साथ बांध करके और हमेशा सुधार देना चाहते हैं। हम में वो बेकली है। वहां पे वो एक नेशन बना जिसके लिए ये दृष्टि थी कि उसको आगे चल के सेकुलर रखेंगे, जो प्रोग्रेस करेगा, जो साइंस और रिलीजन दोनों को एक साथ लेके आएगा। लेकिन वो भी उस चीज से एकदम अलग होकर के और उसी तरह के बदलाव, उसी तरह की फितरत में उलझे रहते हैं जिसमें कि हम हैं। हम थोड़े से बड़े हैं आकार में, इसलिए हमको चीजों को संभाल पाने में और जाहिर कर पाने में ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। ये बात है ऊंट और हाथी वाली। वो ऊंट की तरह जल्दी से करवट ले लेते हैं क्योंकि उनके प्रोविंस छोटे हैं, ये एरिया छोटा है। तीसरी जो सबसे बुरी बात ये है वो ये है कि पटीदार के एक बाग को आपने किसी दूसरी जात के आदमी को बेच दिया है, और ये खींच जो है ना, ये कई पीढ़ियों तक रहती है। बांग्लादेश का बनना, पाकिस्तान से अलग होके पूर्वी पाकिस्तान का एक नए राष्ट्र का बन जाना, ये भी आप अगर देखें तो पिछले 100 साल के इतिहास में, खास तौर पे 20वीं सदी के इतिहास में, किसी देश को तोड़ करके नए राष्ट्र बने हों, एकदम एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करते हुए, एक दूसरे को गालियां बकते हुए, लड़ाई करते हुए, दुश्मनी मानते हुए, ये उदाहरण भी बहुत कम है दुनिया में। लेकिन भारत ने वो कर दिखाया था पाकिस्तान के साथ में। तो पाकिस्तान मूलतः हमारा पटीदार है, जिसके पास खींचने के, गुस्साने के, चिलचिलाने के, गरियाने के और बदला लेने की नीयत रखने के वैध कारण हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो ये तो कथा पाकिस्तान की है। इस वाले में एक चीज और, मतलब आपने हल्का सा जो तीसरी बात में जिक्र किया उस कि किसी और जाति के व्यक्ति को, किसी और जाति के पटीदार को जमीन बेच दी है। थोड़ा सा इसके रिलीजियस प्रॉब्लम पे भी बात करना चाहते हैं कि एक बार बार ना पब्लिक सेंटिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है कि पाकिस्तान में जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो हमेशा हिंदुस्तान से स्पर्धा करने का है और वो वहाँ पे बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनता है। और हिंदुस्तान में भी आप देखें कि चाहे वो क्रिकेट के मैच से लेकर के तमाम चीजों में दिखता रहता है, परिलक्षित होता है कि पाकिस्तान से, जैसे पाकिस्तान हमसे तुलना करता है वैसे हम भी पाकिस्तान से ही तुलना करना सुविधाजनक समझते हैं। तो क्या इसमें इस पूरे इसमें वो प्रॉक्सिमिटी, पड़ोस का फैक्टर है, हमसे अलग होकर बनने का फैक्टर है, अधिक है, या ज्यादा बड़ा फैक्टर इसमें रिलीजियस जो फर्क है वो है? वो मिर्जापुर वाला एक डायलॉग याद आ जाता है ना कि कमजोर से तुलना करेंगे तब तो श्रेष्ठ दिखेंगे। हाँ, लेकिन कमजोर तो बहुत हैं हम। बिग बी हैं साउथ एशिया के। दक्षिण देशों की जो मंडली है, उस मंडली के बिग ब्रदर हम हैं। तो बाकी सारे देश हमारे इर्द गिर्द जो हैं वो हमसे छोटे हैं। इसलिए मैं ये नहीं मानता कि केवल पाकिस्तान के साथ भारत का बर्ताव या पाकिस्तान का बर्ताव भारत के प्रति केवल इस वजह से इस तरह का है क्योंकि वो पड़ोसी। इसमें रिलीजन एक कारण है, लेकिन रिलीजन भी कारण नहीं होता अगर बंटवारा नहीं होता रिलीजन के आधार पर। तो बंटवारे की चीज जो है ना, ये बटी हुई बगिया किसी को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि उसमें जो चौसा है वो उस तरफ चला गया है और जो दो लंगड़े हैं वो इस तरफ है। उनको लंगड़े की याद आती है, हमको चौसे की याद आती है, और इसको लेकर के आपस में गोमाबाजी होती रहती है। मौका मिलते ही हम एक दूसरे की तरफ मेल लांग करके चाहते हैं कि जो नीचे पड़ा हुआ फल है उसको लपक ले या दो ढेला मार करके आम थोड़ा सा झरिया ले। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि फौजदारी के मुकदमों में एक पटीदार दूसरे पटीदार की ये शिकायत कराता है FIR में कि इन्होंने आके हमारे आम झाड़ लिए, आकर के रातों रात उन्होंने सारा आम हमारा पीट लिया बाग में आकर के, और उसकी वो शिकायत कराते हैं। और वो कहते हैं कि ये बाबा का लगाया हुआ आम था, वो चाहते थे कि हम भी खाएं और ये भी खाएं, तो हमने अपने हिस्सा ले लिया। हम पिछले 10 सालों का या 5 साल का आप टेलीविजन का एयर टाइम निकाल लें, अखबारों के प्रिंटेड एडिशन निकाल लें और वेबसाइटों के URL निकाल लें, और आप देखें कि नेपाल पे, श्रीलंका पे, भूटान पे, बर्मा पे, इन सारे देशों पे हमने कितना लिखा है। पाकिस्तान से भी बगैर घुसपैठ के और कोई मुद्दा हमारे पास होता ही नहीं है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। या अभी CAA NRC की जब बात हुई तो उस वक्त हम चर्चा करने लग गए कि बहुत सारे बांग्लादेशी भारत में हैं, तो उनके बारे में भी हमें सुध लेने की आवश्यकता है। वो एक सॉफ्ट कॉर्नर है जो कि कई हिस्सों को सुलगा देता है
पूर्वोत्तर और बंगाल की राजनीति में भी इन चीजों का बहुत काम ये ईंधन के रूप में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जो असली लड़ाई है वो बंटवारे की लड़ाई, और वो असली खींच जो है वो बंटवारे की खींच है। क्योंकि कुछ लोग अभी भी अखंड भारत का स्वप्न देखते हैं, कुछ लोग अभी भी इस तरफ शांत नहीं है, और उधर वाले भी चाहते हैं कि इनकी कितनी मेल काट लें और कितना अपनी तरफ मिला लें। इतनी विचित्र लाइन है हमारे देश की सीमा की कि एक हिस्सा हमारे देश का ऐसा है जो हर तरफ से दावेदारी में है। मतलब उधर के लोग कहते हैं कि उनका है, हम कहते हैं कि नहीं हमारा है, और उनको पता नहीं कि वो कहाँ। ये बहुत अजीब सी है। और मैं जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे आगे के हिस्से की बात कर रहा हूँ, जिसको कि हम बिल्कुल हम ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिससे कहने लग गए हैं, मैं उस हिस्से की बात कर रहा हूँ। जैसे हम लोग देखते हैं ना गांव में, आपने चौसा आम की बात की और लंगड़ा की, तो हमारे घर में आलू दम बन गया और हमारे भाई साहब जो अलग हो गए हमसे, उनके घर मान लीजिए कढ़ी बन गया, तो हम एक कटोरी पहुंचा देते थे और उनके यहाँ से एक कटोरी ले आते थे। तो इस मामले में संभव है क्या सर? हमारे यहाँ देखिए क्या है कि हमारे पाणिनि जी ने एक बात अच्छी बोली बाबा ने कि फितरत तो एक जैसी है। चूंकि हमारा खून एक है, हम लोग एक ही हैं, हमारा खाना एक है, हमारा रहन सहन एक है। पाकिस्तान में सिर्फ यही है कि वो जब से अलग हुआ है तब से उसकी कृत्रिमता उसके मूल में है, तो उसने अपनी कृत्रिमता को और भी ओढ़ लिया है। उदाहरण के लिए वो नए नए खाने क्लेम करने लगा कि वो पाकिस्तान का है ना। अपने आप को बहुत दिनों तक अरबी बोलते रहे, फिर आजकल वो अपने आप को तुर्क बोलते हैं। उन्होंने भाषा एक पता है उनकी जो राजभाषा है या जो पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है। वहां पे एक भी ऐसा राज्य नहीं है जो उर्दू बोलता था और बोलता हो। वहां पे कोई आदमी, ये लखनऊ की भाषा थी, ये दिल्ली की भाषा थी, ये हिंदुस्तान, इस जो एरिया हिंदुस्तान में है वहां की भाषा थी। उन्होंने उस भाषा को ओढ़ लिया, उसको अपना बना लिया, और आज तक इस पे वो फैसला नहीं ले पाए हैं कि सरकारी कामों के अलावा उस भाषा को कोई बोलते नहीं। तो वो बीमारी। दूसरी बात जो बाबा ने कही, जिसको मैं नोट, आप देखा होगा आपने, भारत में एक तरह से पाकिस्तान के प्रति ऑब्सेशन है कि हम, ये बात सच है कि हमारी जो, हम किसी और पड़ोसी के बारे में इतनी बात नहीं करते। हमारा पूरा टेलीविजन के डिबेट देख लीजिए, बहुत सारे विषयों पर हम सिर्फ पाकिस्तान को लताड़ने में, पाकिस्तान की पर मतलब शब्दों से हमला करने में बहुत सारा टाइम खपाते हैं। पर हकीकत एक दूसरा भी है इसका। वो ना हमारे पीठ की खाज टाइप का है, हम और किसी चीज के बारे में सोच ही नहीं सकते, क्योंकि खुजाता भी वही है और वो दर्द तकलीफ देता रहता है। वो उसके होने से वो हमेशा इस बात को चिढ़ाता है, हमारे देश के लोगों को इस बात से चिढ़ाता है कि देखो मैं इस बात का सबूत हूं कि हिंदू, और मैं अखंड भारत, तो मैं नहीं मानता, बहुत सारे लोग अभी अखंड भारत के सपने देखते हैं, कुछ लोगों को सपने देखने का अधिकार है, वो तो अमेरिका को भी समझते हैं एक दिन हिंदू राष्ट्र बना देंगे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो कि यह जानते हैं कि यह जो है एक तरह से, एक वहां से हमको वो मुंह चिढ़ाता है कि देखो मैं ना कहता था कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, हमने तो पहले ही कहा था, हमने तो 47, 45 में, 42 में, तो हमने तो तभी कह दिया था कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते। जब जब हमारे यहाँ हिंदू और मुसलमान इन फिरकों के बीच में लड़ाई होती है, तो वो इस तरह से हम उसको, अब हम साथ रहकर उसको ये बताते हैं कि तुम्हारा आधार ही गलत है, और वो हमारे झगड़ों पर हमसे ये कहता है कि देखो हमने तो पहले ही कहा था, हम तो साथ रह ही नहीं सकते, ये दो राष्ट्र है। जबकि बांग्लादेश का बनना एक तरह से देखिए उसका कोई आधार है, जैसे लैंग्वेज, उसका एक आधार है, वो बंगाली बोलने वाले लोग थे, उनकी संस्कृति पश्चिमी पाकिस्तान जो था, पूर्वी पाकिस्तान की संस्कृति उससे बिल्कुल अलग थी। वो उनका खान पान अलग था, उनका रहन सहन अलग था, उनके कपड़े अलग थे, उनकी जुबान अलग थी, और उसको एक देश बना के रखा, वो जो जबरदस्ती रह नहीं पाया, वो भी कृत्रिम था। बांग्लादेश का बनना एक स्वाभाविक सी चीज थी कि पाकिस्तान बन जाने के बाद वहां के जो बंगाली बोलने वाले लोग थे वो अलग हो गए। लेकिन पाकिस्तान अभी भी अपने आप में एक पहेली है। सभी लोग मानते हैं कि वो लंबा नहीं टिक पाएगा, क्योंकि उसके आंतरिक अंतर विरोधों से, उसकी आधारहीनता से ही वो एक दिन टूट जाएगा। मैं नहीं चाहता कोई देश टूटे, किसी को कुछ नुकसान हो। मैं भी चाहता हूं, जैसे हम सभी चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान के साथ हमारा भाई जैसा रिश्ता हो। चलो कड़वाहट है, बंटवारा हो चुका है, दीवार के उस तरफ तुम, दीवार के इस तरफ हम तुम्हारी आम ना चुराएं, तुम हमारी आम ना चुराओ। पर ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि वो खून का रिश्ता
बहुत बहुत गाढ़ा होता है और है तो खून का रिश्ता, तो उसमें जब झगड़ा होता है तो वो खून पे आ जाता है। देखते हैं कब तक। दूर की कौड़ी है बहुत। बिल्कुल। और आज की जो परिस्थिति है ना, ताऊ ने बहुत सारी बातें कह दी हैं, तो उसमें मैं जोड़ना नहीं चाहता हूँ। हाँ, लेकिन ये जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो लोग कह रहे हैं वहां पे, या ये जो बातें आ रही हैं कि पुलवामा को अपनी जीत बता देना है, या जिस तरह से वो फ्रांस के मसले पे कूद गए हैं, इन सारी चीजों को देख करके आप ये स्थिति भी देखिए कि इस वक्त इमरान खान जितने संकट में हैं, जितनी तकलीफ में है पाकिस्तान में, जितने घिरे हुए हैं चारों तरफ से, कि उनमें एक डेस्परेशन है। ये कार्टून और इन सारी चीजों की सुलगाहट में, इसकी आंच में वो अपने लिए कुछ पका पाए, कुछ सेक पाए, और अपने आप को बचाने के लिए रिलीजियस लाइन, एक हार्ड लाइनर एग्रेसिव प्रो इस्लामिक लीडर के तौर पे ले करके वो ये चाहते हैं कि जो मेरे विरोधी हैं अवाम में वो खुश होंगे, और जो मेरे विरोधी हैं विपक्ष में, उनके लिए कुछ समय तक उनको चुप रहना पड़ेगा कि ये आदमी इस्लाम के लिए खड़ा हो रहा है, लार्जर इंटरेस्ट के लिए खड़ा हो रहा है, अभी इसको डिस्टर्ब ना। तो इस तरह की एक भूमिका है जिसमें कि वो ये साबित करने का डेस्परेशन नजर आता है जब भी, और ये दोनों देशों के साथ में हम देख रहे हैं कि इस वक्त बहुत जोर से है, तुर्की और पाकिस्तान, जहां पे अपने आप को और भी कट्टर और भी इनटॉलरेंट और एग्रेसिव मुसलमान साबित करने की कोशिश दोनों जगह पे राष्ट्राध्यक्ष कर रहे हैं। तुर्की को देख के वो कौन सी फिल्म का डायलॉग है, वो नहीं, इस साले को एमपी बनने का है, वो वाला नहीं है, तो वो मुस्लिम उम्मा का नेता बनने का जो एक नया, मतलब एक नई कोशिश है तुर्की की। उस पर अपन जो बातचीत का दूसरा हिस्सा है, इसमें फ्रांस और इस्लाम और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे बात करेंगे, उसमें इस हिस्से को भी कवर करेंगे। तो पाकिस्तान को हमने आधा घंटा रगड़ दिया लगभग। अगर इजाजत हो तो अगले टॉपिक पे आए। एक बीच में बड़ी मजेदार खबर घुसाना चाहते हैं। आइए आइए, घुसाई दीजिए अब। तो ये मजे वाला टॉपिक है कि 26 साल के बाद HDFC बैंक के CEO पद से रिटायर हुए आदित्य पुरी जी। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि बेगम ने मुझे कहा कि जो करना है करो, लेकिन अब घर पे रह के मेरा दिमाग मत खाना। तो भाई साहब, पिछले 6 महीने में, अभी हम दफ्तर से काम कर रहे हैं, काहे कि घर में रह गए, काम करके ऊब गए थे। एक कारण ये भी था कि घर में लोग पक चुके थे। घर में बहुत लोग मिस करते हैं आपको जब आप घर पे नहीं होते हैं, लेकिन जब आप घर पे होते हैं तो वो मिस करने लगते हैं जब आप नहीं होते हैं। वो एक बहुत लंबा है कि अब आदित्य पुरी जैसा आदमी, आप सोचो, जिस आदमी ने HDFC जैसा बैंक खड़ा कर दिया है ना 26 साल, आप सोचो वो घर में रहेगा तो कितने बवाल खड़ा करेगा। इसकी आशंका जो है हर पत्नी को होती है। तो मैं पूरी सहानुभूति रखता हूँ। 2 लोगों को के साथ में जो है वो दिन और रात का फर्क रहना चाहिए। कोई बंदा तो कुछ देर के लिए तो निकले कहीं, और आप पता नहीं। और HDFC का पता है ना फुल फॉर्म क्या था? शायद हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन था। तो उनके हाँ, तो उनकी हाउसिंग में कुछ डेवलपमेंट नहीं हो, इसीलिए मिसेज, मैं मजाक कर रहा हूँ, वो बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत ही क्रिएटिव आदमी है। घर पे रहेंगे तो शायद घर पे नहीं रहेंगे, उनके पास करने को बहुत कुछ है और वो बहुत कुछ कर सकते हैं अभी। लेकिन मुझे ये बिल्कुल लगता है कि इसमें लॉकडाउन की भी भूमिका है, और उनकी पत्नी क्योंकि बहुत विचलित और व्यग्र होंगी कि वो बहुत समय से शायद बाहर नहीं निकल पाई हैं, अपनी सखियों से मिलना उनका भी एक अच्छा ठीक भला साइकिल होगा, सोशल सर्कल होगा, तो उसको उन्होंने मिस किया होगा, और ये दफ्तर शायद जाते रहे होंगे या किसी आइसोलेशन में कहीं और से काम करते रहे होंगे। ये बहुत केवल एक घर की कहानी नहीं है। मैं इसको केवल HDFC तक क्यों रखूं, मैं इसको इस तरह से देख रहा हूं अपने आसपास। दरअसल लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा समय तक रहने के स्वभाव से बाहर आ चुके हैं। तो मेरी माँ अकेले रहती है यहाँ से 600 किलोमीटर दूर। मैं वर्ष में जब भी उनके पास जाता हूँ तो वो मुझे 1-2 दिन से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती। चिड़चिड़ाहट बातचीत में आने लगती है, तुम इसको ऐसे मत करो, तुम, क्योंकि सबके अपने कंफर्ट जोन बन जाते हैं मुझे लगता है, और उसमें जब भी कोई नया व्यक्ति कुछ नई तरीके से चीजें करने की कोशिश करता है तो उनको लगता है कि ये उनके कंफर्ट को ये व्यक्ति डैमेज कर रहा है, और
ये ठीक नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति यथास्थितिवाद में रहता है अपने कंफर्ट जोन के तय। तो ये एक समस्या है और लॉकडाउन ने इसको और प्रोवोक कर दिया है इस प्रॉब्लम को। तो मुझे लगता है कि ये जो स्वभाव है, और आप वाकई अगर नोटिस करें तो आप अपने पार्टनर के साथ में, अपनी पत्नी, बच्चे या परिवार के लोगों के साथ जितना समय बिताते हैं, आप पाएंगे कि इससे ज्यादा समय, सबसे ज्यादा समय आप खुद के साथ बिताते हैं, जिसमें आपका काम आपका बहुत बड़ा हिस्सा ले जाता है, और उसके बाद में दूसरा सबसे ज्यादा समय आप डिवाइसेस के साथ बिताते हैं। आप लोगों से दरअसल फिजिकली मिल बोल बतिया या बातें नहीं कर रहे होते हैं। घरों में अगर एक साथ सोने की एक छत के नीचे अनिवार्यता नहीं होती तो ये तस्वीर और भी ज्यादा विघटित, टूटी हुई, बिखरी हुई दिखाई देती। लेकिन सोना एक मजबूरी है, और सोने में मान लिया जाता है कि सोने के पहले का 1-2 घंटे का जो भी स्वांग राग है, वो सारी चीजों के बाद में सब अपनी अपनी दिशा में अपने अपने तकिए लेकर के लुढ़क जाएंगे। तो इसलिए उसको कोई बहुत सीरियसली लेता नहीं है। बड़ा मन है मेरा कि वो एक टाइम लैप्स होता है ना, टाइम लैप्स एक कैमरा होता है जिसमें वो चीजों को रिकॉर्ड करता है, जैसे 24 घंटे रिकॉर्ड करेगा और उसको फिर फास्ट मूविंग बना देगा, एक 5 मिनट की क्लिप। तो मैं अपना वर्क फ्रॉम होम के दौरान जो मेरा रूटीन है उसको टाइम लैप्स में मैं रिकॉर्ड करूं, तो आप देखेंगे कि 100 मीटर के दायरे में ही घूमता रह जाता है व्यक्ति। वहीं पे उठा, वहीं पे लैपटॉप लगा के काम करने लगा, फिर वहीं ब्रेक ले लिया और वहीं सो गया, फिर सुबह उठा। हाँ, तो वो वाकई 100 है तो मीटर तो बड़ा। बहुत बड़ी दूरी है, 100 कदम में सब खत्म है। तो नहीं, 100 मीटर तो मैं कह रहा हूँ टोटल चला, मतलब चलना ही अपने आप में, आदमी 100 मीटर से ज्यादा वॉक ही नहीं कर रहा है दिन में। हाँ, नहीं कर तो रहा है। ये स्थिति तुम है। अगर गूगल फिट मैं नहीं कर पा रहा हूँ। गूगल फिट डाउनलोड कर लो, कल से बताने लग जाएगा। शर्त यही है कि गूगल फिट लेके चलना, मतलब मोबाइल जेब में रखना जब भी इधर उधर जाओ। ठीक है। एक और खबर सुना देते हैं, बिहार की बात ना हो तो थोड़ा सा अजीब है। बिहार में जाम हटाने के लिए पुलिस वाले गए, जाम लगी हुई थी तगड़ी, पुलिस वाले गए हटाने के लिए, तो भीड़ जो है पुलिस वाले को मारने दौड़ उठी। ये मुंगेर में हुआ है एक बात है। क्या वो लोग दौड़ उठे मारने जो जाम में फंसे हुए थे, या वो लोग जो जाम लगाया हुआ था? नहीं, जो जाम के पास जो लोग सवार थे, जो खड़े थे, वो लोग भगाने लगे पुलिस वाले को कि क्यों आए जाम हटाने, भागो। मुझे लगता है वो सहज रिएक्शन से एकदम हतप्रभ रह गए कि जनरली जब जाम लगता है, उत्तर प्रदेश का मैं बता सकता हूँ, हमारे यहाँ तो अक्सर लोगों की शिकायतें होती हैं, देखिए ये बगल में चौकी है, ये बगल में 3 पुलिस वाले खड़े हैं, खैनी खा रहे हैं, और देखिए ये जाम लगा है, कुछ करते नहीं है। उनका जो आना है वो हो सकता है जैसे कि अब आए हो तो क्यों आए हो, वो जो शेर है ना मुजाज का अब क्या लेने के लिए आए हो, अब तो इतनी देर से जाम लगा है, तो इसलिए हो सकता है स्वभावतः भड़क उठे। बहुत अधूरी खबर है और इसमें कयास बहुत सारे लगाए जा सकते हैं। एक कयास ये है कि विचित्र जीवों को देख के लोग प्रायः रिएक्ट करते हैं इस तरह से। पुलिस कई मौकों पर दिखाई नहीं देती है लोगों को, शायद स्मृति लोप हो रहा हो वर्दी में लोगों को देखने से, तो वो एक कारण हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जाम के समय कई सारे लोग उसमें से कहीं पे जाम की व्यवस्था में जा रहे हों और वो जाम में इरिटेट हो गए हों। ये भी हो सकता है कि पुलिस जो है वो घंटे 2 घंटे जाम लगे रहने के बाद पहुंची हो, तो जो कुलदीप कह रहे हैं कि भाई अब का कारण आया, ओपन एंडिंग है, अगला सीजन आएगा। तो 40 मिनट का समय बिता दिया है लगभग हम लोगों ने। लौटते हैं अगले, हमें लगता है अगले टॉपिक पे चलना चाहिए हमें। मैंने एक बात पूछी थी, वो तुमने नहीं बताई। मुंगेर की तो घटना नहीं है। नहीं, मुंगेर में तो अभी कुछ और हो रहा है, क्योंकि मुंगेर अंडर प्ले कर रहा है मुंगेर को। चलो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं 3 ताल में, और उस पार है फ्रांस की बात और इस्लाम की बात। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से। वेलकम बैक। ये है 3 ताल और कमलेश ताऊ, पाणिनी बाबा, ऋतुराज और मैं यानी कुलदीप मिश्र, हम लोग मिलके बात कर रहे हैं आज। और पहले हिस्से में हमने पाकिस्तान, द बिग पाकिस्तान प्रॉब्लम पे थोड़ी सी बात की, मन नहीं भरा, इच्छा थी कि और करें पर समय की सीमाएं हैं। और इस हिस्से में हम लोग अब बात जो करना चाहते हैं, जिस पर इस वक्त दुनिया बात कर रही है, वो ये कि रिलीजियस भावना जो है, धार्मिक भावना आहत होना बनाम
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो डिबेट पूरी दुनिया में चल रही है, क्या कोई लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत है अभिव्यक्ति की आज़ादी के कॉन्टेक्स्ट में, या रिलीजियस भावना को एक लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत है? कहानी यही है, आप लोग जानते हैं कि फ्रांस में एक शिक्षक थे जिन्होंने अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में पढ़ाते हुए एक कार्टून दिखा दिया था जो इस्लाम को मानने वाले लोगों को आपत्तिजनक लगता है, और उसके बाद उनकी हत्या हो गई। और उसके बाद जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, उन्होंने कुछ बयान दिए और अभिव्यक्ति की आज़ादी के पक्ष में बयान दिए, और उसकी एक व्याख्या ऐसे की गई कि इमैनुअल मैक्रों इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, उसमें अपनी अपनी दलीलें हैं सबकी। और उसके बाद एक और घटना हुई, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हुए, पहले फ्रांस के खिलाफ, फ्रांस इस्लामोफोबिया से पीड़ित है ऐसा कहा गया। और उसके बाद एक और घटना हुई फ्रांस में, जब 3 लोगों की बेहेडिंग कर दी गई, 3 लोगों का सिर कलम कर दिया गया। और उसके बाद से इस पर बहुत बात हो रही है कि क्या पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक कार्टून बनाने वाली जो मीडिया हाउस है वहाँ का, शार्ली हेब्दो, उसकी गलती थी ये, या जो लोग आहत होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसी गलत भावना को बढ़ावा दे रहे हैं? तो अब इसमें जो सारी दलीलें हैं, इसको समग्रता में समझने की कोशिश करेंगे। रिलीजन की बात हो रही है तो कमलेश ताऊ से शुरुआत करते हैं। नहीं, इसमें स्पेसिफिक नहीं, ये बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, ये बहुत फैला हुआ है, पर मैं फ्रांस से ही शुरू करूंगा। फ्रांस क्या है कि उसके यहाँ ना लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये 3 सिद्धांत हैं उसके, और बिहेडिंग से ही शुरू होता है सब। फ्रांस में ना गिलोटिन करके यंत्र बनाया गया था, क्योंकि वहां पे उस समय मौत की सजा सर कलम करके दी जाती थी, जैसे अपने यहाँ फांसी दे देते हैं, कहीं कहीं पे गोली मार दी जाती है। फ्रांस में तब मौत की सजा जब देते थे तो उसका मतलब होता था उसकी गर्दन उतारनी है, तो उसके लिए उन्होंने गिलोटिन शब्द बनाया। तो जब वहां पे रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मोनार्की के खिलाफ, तो बहुत सारे लोगों के सर काटे गए थे ऐसे ही। और एनलाइटनमेंट के टाइम में भी, चूंकि वहां पे जो एनलाइटनमेंट वैल्यूज जिसको बोलते हैं, जिसमें कि तथ्य और रीजनिंग, ये जो है रिलीजन और विश्वास और डॉगमा से बहुत ऊपर होता है, तो सबसे पहले मतलब वो धरती ही है जहां से आजादी, लिबर्टी, ये सब आया है ना। तो उनको सारे रेफरेंस फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही आते हैं। हाँ, तो उन्होंने इसके लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है कि हमें बोलने की आजादी हो, हम कुछ भी बोलें, है ना। पर मैं आता हूँ अभी करंट सब्जेक्ट पे। अभी क्या होता है कि पूरी दुनिया में ऐसा महसूस कराया जा रहा है कि फ्रांस वर्सेस मुसलमान, और ऐसा तुर्की के और पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों ने किया है कि मुसलमानों को फ्रांस का विरोध करना चाहिए, समझ लो ना। वो फ्रांस का विरोध या इमैनुअल मैक्रों का विरोध करना, ऐसा नहीं कि फ्रांसीसी लोग मोहम्मद का मजाक उड़ाना चाहते हैं, नहीं। फ्रांस में ज्यादातर लोग वो मुसलमान भी हैं और क्रिश्चियन भी हैं और हिंदू सिख भी होंगे, हर तरह के लोग, जूस भी होंगे। वो नहीं चाहते कि इस तरह की प्रोवोकेटिव कार्टून्स बने, पर वो जो लाखों में या 1 मिलियन में जो एक बंदा है जो कि ये करना चाहता है, जो ये करता है, उसके इस अधिकार को बचाने के लिए सब एक है। करना खुद नहीं चाहेंगे, वो नहीं चाहते ऐसा कोई दूसरा भी करे, पर जो करता है उसके इस अधिकार को बचाने के लिए वो सब एक है। ये उनका बेसिक जीवन का आधार है। उन्होंने पूरी दुनिया को सिखाया है इसके बारे में, वो उससे पीछे नहीं हटना चाहते। वो मानते हैं कि एक मोहम्मद जैसे एक पर्सनालिटी की, एक रिलीजियस आइकॉन की, एक फिगर की, इस तरह से उसके कार्टून बनाना और भद्दे तरीके से कहीं दिखाना। वैसे तो बाय द वे प्रॉफिट मोहम्मद का आप कुछ नहीं बना सकते, रसूल अल्लाह की कोई भी तस्वीर नहीं बना सकते, कार्टून तो दूर की बात है ना। लेकिन उनका ये कहना है कि ये गलत है, जो लोग कर रहे हैं वो भी अच्छा नहीं कर रहे, पर जो कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं अलग बात है, लेकिन जो कर रहे हैं उसको ये अधिकार है करने का, और इसके लिए हमको जो भी करना होगा करेंगे। यहीं पे एक मुसीबत है। इस्लाम के लाइंस बहुत क्लियर है ना। वो उनमें एक सुप्रीमेसी तो बिल्ट इन है ना, इनबिल्ट है, वो फीचर है उनका, वो बग नहीं है कि उसको कोई हटा सके, है ना। वो उसके साथ बग वर्सेस फीचर, हाँ, तो वो अभिन्न हिस्सा है उसका। उसमें वो मानकर चलते हैं कि अल्लाह एक है और एक ही वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो इस आप सारे को पहले साइड करो, और जो
मोहम्मद हैं वो रसूल हैं अल्लाह के, उनके प्रॉफिट हैं, पैगंबर हैं। तो ये दो सबसे महत्वपूर्ण आइकॉन्स हैं, रिलीजियस थीम्स हैं इस्लाम के। अल्लाह को तो किसी ने देखा नहीं, है ना, और अल्लाह तो गॉड है, सर्वव्यापी है वो, पर मोहम्मद को डिफेंड करना हर मुसलमान अपना कर्तव्य समझता है। तो अब इसमें ये जिम्मेदारी मुसलमानों पर आती है। अल्लाह को आप शायद कुछ बोल दोगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि अल्लाह सजा दे देगा आपको, है ना। पर बाकी में मुसलमान मानते हैं कि ये उनका कर्तव्य बनता है कि वो उनकी छवि को कोई नुकसान पहुंचाए, उसका मुकाबला करें। अब है उसमें कि हिंसा, तो हिंसा का क्या है कि बहुत सारे लोग आपको बताते हैं, हमें भी, मतलब हम सबको दुनिया में बताया जाता है कि इस्लाम एक शांति का धर्म है। तो धर्म को शांति या अशांति का होता नहीं है, धर्म में दोनों तरह की चीजें लिखी होती हैं। और ऐसा भी है कि बिहेडिंग को ही इसकी मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा लोकप्रिय जो तरीका है मोहम्मद की, जिसको गुस्ताखी कहते हैं, गुस्ताखी रसूल की सबसे पॉपुलर सजा जो दुनिया में वही है कि गोली, मतलब कमलेश तिवारी को तो गोली मारने के बाद भी गला काटने का प्रयास किया गया था, है ना। तो गला काट के उससे एक डर तो बनता ही है, अगला कोई आदमी सोचेगा, उसको डर लगेगा कि नहीं, मैं नहीं बोलना चाहता, वो उसके अधिकार भले हों पर वो बोल नहीं सकता। यहाँ पे जो है ये दुनिया में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन टाइप का हो रहा है, और वो कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। उन कलाकारों को भी मैं हमेशा से फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ हूं, पर ये अननेसेसरी प्रोवोकेशन है और ये कॉल टू वायलेंस हो जाता है लिटरली। कोई आदमी कर रहा है, अभी आप शायद उसको आराम दें, जब तक कि इस्लाम के अंदर से ही इनलाइटनमेंट की आवाज ना उठे, वो ही इसको हल्के। और देखिए क्या हुआ है कि जब से ये शार्ली हेब्दो से शुरू नहीं हुआ, ये डेनमार्क के जो आइलैंड्स पोस्टन करके न्यूज़पेपर है, उन्होंने पहली बार वो कार्टून छापे थे एक, उसके सपोर्ट में शार्ली हेब्दो ने छापा था। और इस बार शार्ली हेब्दो ने अपने लोगों के मैसेकर हो गया था, जो उनके 12 लोग मारे गए थे उनके दफ्तर में, उनके साथी, उनके केस में जो ट्रायल शुरू हुआ उस दिन उन्होंने फिर से इसको छाप दिया, जिसको कि सैमुअल पैटी नाम के एक टीचर ने अपने क्लास में दिखा दिया, जिसमें उसने क्लास में दिखाने के पहले बोल दिया था कि जो यहाँ पे मुसलमान छात्र हैं वो कृपया बाहर चले जाएं, क्योंकि उनको ये बुरा लग सकता है। मगर एक लड़की वहां रह गई, उसके पिता ने एक दूसरे लड़के को जो टीनेजर था उसको प्रोवोक किया कि तू इसका गला उतार दे, तो उसने गला उतार दिया, और फिर देखिए कल ऐसी घटना होगी। इन सैमुअल पैटी ने तो चलो दिखाया था, ये जो महिलाएं 2 चर्च में बैठी थी जिनका सर कलम हो गया, उनका तो कोई रोल ही नहीं था ना इसमें। पर चूंकि तुर्की में एक आदमी है वो एर्दोगान, तो वो उसने तो इसको जो है फ्रांस वर्सेस मुस्लिम्स बना दिया है, और उसने इनकरेज कर दिया थोड़ा सा लोगों को कि नहीं, मतलब सबक सिखाएंगे हम, महातिर मोहम्मद बोल पड़े, इमरान खान बोल पड़े कि ये गलत है। और लेकिन सबसे ज्यादा सख्त जो अंदाज था वो तुर्की का था, और उन्होंने एक तरह से वहां पे लोगों को प्रोवोक कर दिया कि तुम कुछ करो, हम लोग सभी 1.9 बिलियन बोलते हैं, कभी 8 बिलियन बोलते हैं, कभी 5 बिलियन बोलते हैं, कभी 2 बिलियन बोलते हैं, मुस्लिम एक साथ हैं हम, जो कि हकीकत नहीं है। ज्यादातर मुसलमान नहीं चाहते कि हत्या हो, हालांकि उनको बहुत बुरा लगता है, वो इनफैक्ट उनको भी उतना ही बुरा लगता है जितना कि किसी हत्यारे को लगता है, पर वो हिंसा पे नहीं उतरना चाहते। लेकिन दूसरा नुकसान हिंसा करके क्या हो रहा है, याद कीजिए, उसके पहले कभी भी इस तरह की घटना नहीं होती थी, है ना। वो डेनिश अखबार ने किया, उसके बाद शार्ली हेब्दो ने किया, आज इंटरनेट पे वो कार्टून्स चारों तरफ फैले हुए हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे, है ना। तो आप अगर वायलेंस से किसी चीज को रोकना चाहेंगे, पर आज के युग में वो और बढ़ेगा, आप जिस चीज को दबाना चाहते हैं वो और बढ़ेगा। तो उससे धीरे धीरे जो मुस्लिम माइंड है, जो मुस्लिम आई है, जो इसको देखता है, वो भी नम हो जाएगा धीरे धीरे। वो भी अब धीरे धीरे सोचेगा कि यार मैंने देख लिया ये, अब आपको आहत नहीं करती ना चीजें, जो चीजें आप बार बार आप देखते हो तो वो आहत नहीं करती, तो शायद वो भी होगा। और एक तरह से सबको ये मानना पड़ेगा कि चलो कुछ लोग अगर सनकी हैं और कुछ करना चाहते हैं तो उस पर उतना ध्यान ना दिया जाए, क्योंकि इससे किसी का कोई फायदा नहीं हो रहा है। उनके जो फॉलोअर हैं वो भी इस तरह की हरकतें करते हैं तो उनकी बदनामी होती है, बाकी सारे लोगों इसमें जबरदस्ती खींच लिए जाते हैं। अभी तो मतलब ये अंतरराष्ट्रीय इशू बन चुका है। अभी देखते हैं कि वो बेसिकली वो तुर्की, और जो बाबा ने पहले कहा कि तुर्की और पाकिस्तान दोनों ऐसे लीडर्स के साथ खड़े हैं जिनको अपने यहाँ लोगों को कुछ प्रूव करना है, और उनको वो ये मौका देख करके मैक्रों वाला चौका लगाना चाह रहे हैं। और इसमें सर अपने यहाँ वाला सिस्टम हो सकता है क्या कि ये चीजें ठीक हो जाए, कि जैसे अपने यहाँ लोगों को पता है कि थाने में जाएंगे तो पैसा लगेगा,
कोर्ट में जाएंगे तो साल लगेगा। तो मतलब इसको इतना चैनलाइज कर दिया जाए, इतना कॉमन बना दिया जाए कि लोग हर्ट होना ही बंद कर दें। हाँ, वही हो रहा है हमारे और यहाँ। ये इस्लाम की बात यहाँ पे हो रही है, हम लोग इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये धर्म का फीचर है, बात नहीं है कि असहिष्णुता उसके साथ होगी ही। मुझे लगता है कि ये धर्म के कंस्ट्रक्ट का प्रॉब्लम है, या जिस तरह से हाँ, वो है। लेकिन क्या है कि इस्लाम का इंटरप्रेट किया गया है। इस्लाम का रिएक्शन बहुत तेज है, क्योंकि वो उस दौर से भी गुजरा नहीं है जिससे क्रिश्चियनिटी गुजर चुकी है। हिंदुइज्म अभी बीच बीच में है, कहीं पे देखेंगे आप बहुत वार हो जाएगा, बहुत चिल्लाहट हो जाएगी, बहुत नारे लग जाएंगे। हिंदुओं का इतिहास है बुद्धिस्टों को खत्म करने का और बाकी सेक्ट से निपटने का। यहाँ तक कि आस्था के नाम पे ही शैव और वैष्णव टकराते रहे। बुद्धिस्टों का इतिहास है, हीनयान और महायान और वज्रयान ने किस तरह से मतलब बुद्धिज्म में तो एक सीमा यहाँ भी पहुंची कि किस तरह से टॉर्चर करना है उसको भी लेकर के नए नए तरह के यंत्र तक इजाद कर डाले थे। आप सही बोल रहे हैं बाबा, पर ऐसा कि हम इतिहास की बात नहीं कर रहे, तो हम बात कर रहे हैं अभी। हाँ, लेकिन मेरा कहना यही है कि आप अगर देखें तो ये कहानियां भरी पड़ी हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि ये समस्या जो है ये धर्म की निहित समस्या है और ये कहीं जानी नहीं है। मतलब इस पॉडकास्ट में या कई सारी और चर्चाओं से भी इसका समाधान निकलना नहीं है। मुझे जो मोटी बात लगती है कि जिस धर्म में और जिस आस्था में ये हमेशा संदेह हो कि किसी और के कुछ कहने या करने से वो धर्म या वो आस्था, वो विश्वास खंडित हो सकता है, मुझे लगता है कि फिर हमें अपनी इस चेतना के बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। अगर मेरा ईश्वर मेरे हृदय में सुरक्षित है तो वो सुरक्षित है, उसके सारे मंदिर या मस्जिद और मकबरे, मदरसे और गिरजे गिरा दिए जाएं, ध्वस्त कर दिए जाएं, इसके बावजूद वो सुरक्षित। दिक्कत तो यही है ना यहाँ पे, लेकिन दिक्कत बाबा यहाँ पे ये है, सारे धर्मों ने यही समझाया भी है, लेकिन यही बात कोई समझने को तैयार नहीं है। मैं कबीर में समाधान देखता हूँ इन सारी समस्याओं का। देखिए बाबा, उसमें समस्या यही है कि उसको कोई भी कभी भी नहीं सुलझा सकता। ये इस डोर का कोई सिरा नहीं है। बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे धर्मों में एक तरह से लोग धीरे धीरे अपनी दूरी बना रहे हैं। आप मतलब ऐसा लोगों को लगता है कि इस्लाम से और वेस्ट के बीच में इतना टकराव हो रहा है, या इस्लाम कई जगहों पर टकराव की स्थिति में है, या तो लोग विक्टिम हैं या अग्रेसर हैं। पर हकीकत में ऐसा है कि इस्लाम के अंदर से ही एक बहुत जबरदस्त मुहिम चल पड़ी है, और वो मुहिम ये है कि लोग रिफॉर्म ही नहीं, सीधे धर्म छोड़ देने की बात करते हैं, नास्तिक हो जाना चाहते हैं। ऐसी नास्तिकता का आंदोलन सारी जगहों पे दुनिया में चल रहा है। वो अभी जिसको बोलते हैं नन्स, जो जब कोई फॉर्म भरना होता है तो नन ऑफ द अबव लिखते हैं, वो नन्स की संख्या अब धीरे 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 हर देश में बढ़ेगी और बढ़ती ही जा रही है। हाल में ईरान से, जो कि बेहद धार्मिक देश है, वो इनफैक्ट सरकारी धर्म चलाता है वहां से भी हमको जो रिपोर्ट्स आई वो उसमें ये था कि लगभग आधे लोग अब तंग आ चुके हैं रिलीजन से, रिलीजन जिनके कंट्रोल में रहता है उनसे। एक और बात ये है कि मतलब ज्यादा हिम्मत नहीं चाहिए किसी और धर्म के या किसी और जाति के या किसी और राष्ट्र के खिलाफ बोलने के लिए आसान होता है। थोड़ी सी ज्यादा करेज चाहिए। अगर आपको जिस मजहब में आपने जन्म लिया उसकी आलोचना अगर आपको करनी पड़े। तो जहां तक मुझे समझ में आया अभी तक कि धर्म जो है ना, वो कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच से टकराता है आकर। और धर्म तब बना था जब इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं था हमारे बीच, और अब ये कॉन्सेप्ट हमारे बीच। ऐसा नहीं है। मुझे लगता है, और हमको इसको थोड़ा सा जब हम उनको कह रहे हैं कि वो संकीर्णताओं से निकले तो हमें भी अपनी संकीर्णताओं से निकलना पड़ेगा। मेरा मानना यह है कि धर्म का इंटरप्रिटेशन टकराव की गुंजाइश को पैदा करता है। जो धर्म के, और सभी धर्मों के लिए ये बात है कि धर्म मूल रूप से क्या करना चाहता है, ये एक अलग दारुण कथा है। आप, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पैगंबर मोहम्मद ने जो बातें कही उनमें से कई सारी बातों को अधिकतर लोग फॉलो नहीं करते, लेकिन कुछ सिंबॉलिक चीजों के ऊपर बहुत रिजिड हो जाते हैं। जो व्यक्ति भूख और दया की बात करते करते कि लोग भूख प्यास से व्याकुल न रहे, लोगों के हृदय में दया हो, एक दूसरे के प्रति लोग प्रेम करें, लोग एक दूसरे को इज्जत दें, सबको इंसान का बच्चा मान के चले, सबको ईश्वर का बच्चा मान के चले,
ऐसी बात कहने वाले ईसा मसीह के फॉलोअर्स ने और उनके उन रिलीजियस मेजॉरिटी के देशों ने अफ्रीका के साथ में या दुनिया के तमाम सारे बाकी देशों के साथ में क्या किया है पिछले 200-300 सालों में, सब जानते हैं। अरे इस्लाम तो यूं ही बदनाम है। जो कांड उन्होंने किए वो तो अलग ही लेवल जो उन्होंने किया है, मतलब वो तो विचित्र ही है। जो 3000 साल यहाँ पर हुआ है वो भी विचित्र था। और जो यहाँ पे हुआ है, जो सबसे सहिष्णु उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम की दहलीज पे आप जहाँ पे खड़े हैं, वहां पे आप देख लीजिए कि मठों की लड़ाई में खून खराबे होते हैं, कट्टे चलते हैं, छुरे बरछे चलते हैं, क्या नहीं होता। बाबाओं के ऊपर किस तरह के आरोप और प्रत्यारोप नहीं लगे। और ये सब लोग धर्म की व्याख्या करने के लिए माने जाने वाले लोग, क्योंकि समाज इन्हें धर्म के व्याख्याता के रूप में देखता है, इनको व्यास गद्दी पे बैठाता है और इनसे धर्म को और ईश्वर के सामीप्य को समझने की कोशिश करता है। मुझे लगता है कि ईसा मसीह खुद अगर देखते कि उनके धर्म की स्थिति क्या हो रही है, या पैगंबर मोहम्मद देख पाते, या बाकी के लोग शंकराचार्य भी देख पाते, तो उनको बहुत बुद्ध अगर देखते कि उनके बाद में आनंद ने क्या किया धर्म का और पूरे के पूरे व्यवस्था का, बुद्धिज्म का क्या किया, ये सारी चीजें अगर ये लोग देख पाते तो ये खुद ही रोते कि मैं किनसे लौटे क्या बना करके और कहाँ पहुंच गया। नहीं, बुद्ध के साथ तो मजाक हुआ है। उन्होंने तो वो तो धर्म से विद्रोह था उनका, जिसको धर्म बना दिया गया। तो ये जो विचित्रता है और यही पैगंबर का भी पूरा का पूरा स्टाइल जो है वो बहुत, मतलब मूर्ति पूजा, और उस वक्त की मतलब मूर्ति पूजा में सिंबल से उनको प्रॉब्लम नहीं थी मेरे ख्याल से, मुझे जो समझ में आया जितना चर्चा करके पढ़ के, कि उनकी जो पूरी लड़ाई थी वो उस वक्त के जो कूप मंडूकता थी धार्मिक, उसको लेकर के थी कि भाई ये जो पंडों की दहलीज बन गई है जगह जगह, और तमाम तरह की बुत रखे और तरह तरह की प्रैक्टिसेस हो रही हैं, उसके इर्द गिर्द एक पूरा का पूरा बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, इसको खंडित किया जाए और एक निराकार निर्गुण ईश्वर की तरफ लोगों को लेके चला जाए, जिससे वो सीधे कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन आगे चल के आप देखिए कि क्या स्थिति है। लेकिन बाबा एक सत्य तो रहेगा, 2020 में हमको ये मान के चलना चाहिए कि सारे धर्मों का कोई एक्सेप्शन नहीं है। सारे धर्मों का, जो पॉपुलर धर्म जितने मैं जानता हूँ, सबके आधार में एक चीज है, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जो भी बोले, और वही नहीं है तो सभी गलत है। इसलिए लोगों की लड़ाई ये होती है कि हमारा धर्म सच्चा है, तुम्हारा धर्म झूठा है, माय रिलीजन इज बेटर, योर रिलीजन इज बैड, ट्रू फॉल्स। ऐसा है कि सभी फॉल्स है। और अभी गॉड इज द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी। मैं तो कहता हूं कि रिचुअल्स रख लो। लोग कहते हैं यार ना, ये कर्मकांड हटा देने चाहिए, धर्म की मीनिंग नहीं समझते लोग कर्मकांडों में उलझे रहते हैं। मैं उल्टा कहता हूं, मैं कहता हूं कर्मकांड रहने दो। कर्मकांड में तो मजा आता है, जनेऊ पहन रहे हैं, यहाँ वहां मटक रहे हैं, मेले में जा रहे हैं, घर में पैसे मिल रहे हैं, ओम स्वाहा करके प्रसाद खा रहा है बच्चा, मस्त। इसको क्यों हटा रहे हो? ये तो अच्छी चीज है। कर्मकांड मत हटाओ, जो जिसके लिए कर रहे हो वो नहीं है, इसको स्वीकार कर लो कि ईश्वर नहीं है। कर्मकांड के मजे लो। यहाँ सब जगह जो है धर्म के, जहां पे सुधार की बात करो तो कहते हैं यार ये सब कर्मकांड हटा दो, ये क्यों पूजा कर रहे हो आप, मूर्ति पूजा क्यों कर रहे हो? भाई मूर्ति बनती है, उसमें आर्ट है, उसके पूजा करने में मजा है, 3 दिन तक अच्छे अच्छे खाने मिल रहे हैं, आप पूजा करो ना, ये मानकर चलो कि मूर्ति है बस। मतलब आपको निराकार ब्रह्म की पूजा करनी है, आसमान की तरफ निहारो और बस ऐश करो। पर भाई साहब उधर कोई नहीं। एक समाधान जो है वो संचार की अवधारणा में निहित है, और मुझे लगता है कि ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की देन है, जहाँ पे व्यक्ति खुद से संवाद कर रहा है और वो चीजों को क्रिएट करता है, जैसे उसने परियां बनाई हैं, जैसे और चीजें बनाई हैं। ईश्वर का ज्ञान या ईश्वर का बोध भी ऐसे ही किसी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में किसी को आया और फिर उसने उसे बाकी दूसरे व्यक्ति तक या समूह तक या एक आबादी तक पहुंचाया। तो मुझे लगता है कि जो ईश्वर है वो कल्पना का, संचार का पुत्र है या पुत्री है, जिस भी रूप में वो है। मैं चाहता हूं कि इसमें बहुत उलझने के बजाय बाबा नागार्जुन को सुना जाए, और बाबा नागार्जुन की सबसे प्रिय कविताएं जो मेरी हैं उनमें से एक ये कविता है कि कल्पना के पुत्र हे भगवान, चाहिए मुझको नहीं वरदान, दे सको तो दो मुझे अभिशाप, प्रिय मुझे है जलन प्रिय संताप, चाहिए मुझको नहीं यह शांति, चाहिए संदेह उलझन भ्रांति, रहूं मैं दिन रात ही बेचैन, आग बरसाते रहें ये नैन, भूल कर भी लूं न तेरा नाम, युगों से आराधना की आ गए अब तंग झाल और मृदंग। तो
कल्पना के पुत्र हे भगवान। अच्छा, इस पे विस्तार के आगे का पूर्ण विराम है। वो गुलजार ने भी तो लिखा है कि वो तुमको इतनी चिपचिपे दूध से नहलाते हैं, आंगन में खड़ा करके तुम्हें शहद, तेल, हल्दी और जाने क्या क्या, और घोल के सर पे लुढ़काते हैं गिलासियां भर के। औरतें गाली देती हैं तीव्र सुरों से मिलके। पर उस आज की आखिरी पंक्ति है कि जब धुआं देता है लगातार पुजारी, घी जलाता है कई तरह के छौंके देकर, एक जरा छींक ही दो तो यकीन आए कि सब देख रहे हो। अरे एक कहानी मुझे याद आई, ये गुलजार के साथ मेरी बड़ी भयंकर लड़ाई है, व्यक्तिगत हो जाता हूँ मैं, आज भी होके ही रहूंगा। कमलेश जी की कहानी सुनते हैं। एक छोटी सी कहानी है। क्या हुआ कि मेरे कहानी से पहले मैं गुलजार का यहाँ पे जरा इतिशी, अच्छा ठीक है, कह लेने दीजिए। है कि आप गुजार लो। गुलजार गीत ठीक लिखते हैं, तुकबंदी का उनको अंदाजा है, उनको पता है कि कहाँ पे कॉमा फुल स्टॉप लगाना है और उसे गीत में कन्वर्ट कर देना है, तो उसको इस मामले में वो दक्ष हैं। लेकिन आप देखिए कितने सुंदर बिंब हैं, और इसमें क्या चिपचिपाहट है। ये सारी चीजें जो वो बता रहे हैं, चिपचिपाहट या असह या जिससे दुख हो सकता है, ये सारी चीजें पहले लोग व्यवहार में रही हैं। महिलाएं दूध से नहाती रही हैं, दही सर में लगाया जाता रहा है। पहले इतने डियो नहीं हुआ करते थे, इतने साबुन नहीं थे, यही हल्दी के उपटन लगते थे, यही चिरौंजी से लोग रगड़ते थे। बच्चों को बुकवा लगता था सरसों का, चिरौंजी का। गेहूं के चोकर से आटा छान करके उस चोकर से उपटन करने की परंपरा रही है। तो इसमें उनको परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, उनकी ये बात जो आखिरी लाइन थी कुलदीप, वो दीगर थी कि छींक तो देना ही चाहिए जब इतना सब कुछ हो गया। नहीं, मैं कह रहा था हमारे एक थे स्कूल में रूममेट, हम लोग ना एक कमरे में बहुत सारे लड़के छात्रावास में रहते थे। उसमें एक था, वो ना दीवारों से बात करता था, लेकिन उसको मौका नहीं मिलता था। तो जब वो कभी कभी अकेला होता था, दीवारों से बात करता था। तो बाद में बड़े होकर मैंने सोचा कि अगर कोई सदियों पहले आया होता तो इसका बहुत महत्व होता इस आदमी का, क्योंकि ये कुछ भी, हाँ, ये कुछ भी क्लेम कर सकता था। क्या मतलब, वो मुझे याद नहीं फिल्म का नाम, बट वो झूठ के आविष्कार से जुड़ी फिल्म है कि उस समय हर आदमी दुनिया में सच बोलता था। वो एक ऐसी दुनिया की कल्पना है कि कोई किसी से पूछे मैं कैसा लग रहा हूँ, तो वो मुस्कुरा के कहता था कि बहुत घटिया और बदसूरत लग रहा हो, और उसको वो थैंक यू बोल के निकल जाता था, क्योंकि तब झूठ का आविष्कार ही नहीं हुआ था। पहली बार एक व्यक्ति झूठ का आविष्कार करता है और झूठ की शक्ति पहचानता है, और फिर वो तरह तरह के क्लेम करता है, और फिर वो सेलिब्रिटी हो जाता है। बड़ी बड़ी जबरदस्त फिल्म है। तो वो कई जगहों पे ऐसे बिंब भी देती है जिसका जिक्र आप अभी ताऊ कर रहे थे। लेकिन मैं माफी मांगते हुए एक छोटी सी बात कह दूंगा। धर्म का महात्म्य बहुत जरूरी है ये कहना कि धर्म बहुत उपयोगी रहा है मानव सभ्यता के लिए। अब अपनी उपयोगिता खो चुका है, क्योंकि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, संविधान तक सब देशों ने बना लिए हैं। तो हमारे पास एक किताब है जो कि हमको ये कहती है कि कैसे जीवन जीना है। पर धर्म जब नहीं था, तब सोचो आप, जब आदमी गुफाओं में रहता था और हड्डी से लोगों को मार मार के पीट पीट के किसी को कहीं से उठा लिया, किसी को कहीं से उठा के पटक दिया। जो शक्तिशाली था वही तो सबसे ज्यादा, वो कुछ भी कर सकता था, उसको रोकने का कोई उपाय नहीं था। तो उसको ये जरूर बताना था कि भाई तुमसे एक शक्तिशाली है और वो तुमसे बदला लेगा। तो वो बोलता था कि बदला कब लेगा? कहता तुम मरोगे उसके बाद, और नहीं तो इसका इनाम भी है। तभी तो बलात्कार रुके, तभी तो हत्याएं रुकी। उसको किसी कमजोर आदमी ने शुरू किया ये तो मैं मानता हूं, जिसने कि देखा कि यार इससे मैं निपट नहीं पाऊंगा, पर इससे डरा किसको सकता हूँ, ये पूरे जंगल में सबसे मजबूत आदमी है। तो उसको एक ऐसी चीज से डराया गया जिसका कोई तोड़ नहीं था, क्योंकि वो आप साबित नहीं कर सकते कि वो नहीं है। हालांकि ये भी साबित नहीं कर पाता था कि नहीं है कौन है पता नहीं कौन, पर ये भी पता नहीं था कि कौन नहीं है। तो उसको, उस आदमी के मन में भय जरूर जगाना था। वो 20 साल 25 साल इंतजार करता और कहता कि यार कब तुमने बताया था वो मुझे मारेगा, कहाँ मारने आया? तो उसको हमेशा कहते तू मर जाएगा उसके बाद मारेगा तुझे, नहीं तो तुझे इनाम भी देगा। ये सब जो रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट के जो सिस्टम है, बहुत अच्छा इंतजाम किया। और ये हर सब सभ्यता में, संस्कृति में हुआ। हर जगह लोगों ने ऐसे हथकंडे अपनाए कि ताकि समाज में कोई ऑर्डर आए। ये जो शक्तिशाली बड़े हाथ पैर वाला आदमी जो धमकाता है, बुली है, उसको कंट्रोल में लाए। आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज थी। पर अब हमारे पास पुलिस है, सेना है, तरह तरह के उपाय है। अब क्यों फालतू का किसी अनजान आदमी के नाम पे डराना? थैंक यू। जैसे वो धर्म फैलाने वालों के पास कहानियां होती हैं ना, वैसे ही कभी ऐसा समय आएगा कि धर्म नहीं है, इसको चलो छोड़ते हैं,
ईश्वर नहीं है, चलो इसको छोड़ते हैं। नहीं तो नहीं, कमलेश ऐसा जी के नहीं पास है बहुत कहानियां आएंगी। ऋतुराज, ऐसा नहीं है। जैसे एक धर्म होता था नॉर्डिक में जिसके गॉड थॉर है, थॉर पे पिक्चर बनी है, देखी होगी आप लोगों ने, हाँ हाँ है ना? हाँ, तो उनके तो नहीं है ना वो, अब वो नहीं है। ऐसे बहुत सारे धर्म गए हैं भाई साहब, बहुत सारे चले गए। अब नए टाइप के कुछ हैं बचे हुए, जैसे चीन में कोई लोग, रूस में कोई धर्म नहीं मानते लोग, है ना? वो मतलब वहां पे चर्चेज हैं, बहुत सारे लोग क्रिश्चियन है, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, पर कोई मानता नहीं वहां पे धर्म। ठंड इतनी लगती है ना, उनको विश्वास उठ गया भगवान से। इस तरह के बहुत बहुत सारे मुल्क हैं जहां से कि धीरे धीरे धर्म जा रहा है। उसका कारण है कि अब तो साइंस है, जीवन है, सब कुछ देख चुके हैं, चांद, अच्छा, मार्स। इस चर्चा की जब हमने शुरुआत की थी तो हम बात कर रहे थे कि चाकू से गला काट दिया। एक खबर बताता हूँ कि मास्क पहनने के लिए कहा गया और 2 बहनों ने अमेरिका में एक स्टोर गार्ड को 27 बार चाकू घोंप दिया। अब बताइए इसका क्या करेंगे? बाबा आइए। 27 बार चक्कू मार देना ये दिखाता है, और ये हो रहा है लोगों के साथ। और मास्क पहनने की बात जिसने कही, आप ये देखिए कि कोविड काल में, ये कोरोना काल में स्थिति लोगों की ऐसी हो ही गई कि अब मैं तुरंत एक चरित्र में भी चला जा रहा हूं और उसकी भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन आप ये देखिए कि कितने सारे फ्रस्ट्रेशंस उन दोनों बहनों के दिमाग में रहे होंगे, जो कि कोरोना की देन है। और वो कहीं एक एक्सप्रेशन पॉइंट पे जब उन्होंने उसको एक्सप्रेस किया, जब उनको एक कमजोर और एक इजी टारगेट मिला, और उसके बाद में वो कितना ज्यादा वायलेंट हो गई। और ये कई सारे अपराधों में देखने को मिलता है कि द इंटेंसिटी, जो उसकी इंटेंसिटी है अपराध की, अपराध होते समय वो कल्पना से कई गुना आगे चली जाती है। कई बार व्यक्ति कभी सोचता नहीं है कि वो इस तरह की चीज कर बैठेगा, लेकिन वो उस इंटेंसिटी की चीजें कर देता है। अल्बर्ट कामू का एक उपन्यास है द आउटसाइडर, और उसका जो चरित्र है वो 4 गोलियां मारता है एक व्यक्ति को, और कचहरी में जब उसको जो मैरसो कैरेक्टर है ये द स्ट्रेंजर का, उससे जब पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो कहता है कि मतलब एक गोली में तो ये मर सकता था, लेकिन फिर भी आपने 4 गोलियां क्यों मारी। और फिर वो अपने तर्क देता है। लेकिन मैं वहीं पे जा रहा हूँ और मैं उसी चरित्र के पास जा रहा हूँ जहां पे मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि लोग वायलेंस में इस सीमा तक चले जाते हैं, ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती है। लेकिन अभी तो हमें परिस्थिति पता है कि एक कलेक्टिव, क्योंकि एक शेयर्ड कलेक्टिव सिचुएशन सबके साथ में है, तो कोविड का ये प्रभाव है। और ऐसा हम लोग देख रहे हैं, अपने आसपास भी देख रहे हैं। अमेरिका की कहानी आपने बताई है, लेकिन अपने आसपास भी आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि टॉलरेंस कम हुआ है और लोग एग्रेसिव ज्यादा हुए हैं। एक खबर और बताता हूँ, इस पे कमलेश सरताऊ जी का रिएक्शन चाहेंगे। एक शख्स था, उसने अपने पड़ोस की एक दुकान को ढा दिया बुलडोजर लाके, और उससे जब कारण पूछा गया तो कहा कि इस दुकान वाले ने मेरी शादी में अरंगा लड़ाया है। हाँ, ये केरला में हुआ है। जवान लड़कों में विवाह कितनी बड़ी समस्या हो गई है। बेटी नहीं बचाने वाले देश में यही सब होता है। हालांकि केरला में वो समस्या नहीं है, पर उसका पड़ोसी अड़ंगे आ रहा था और उसके हाथ जैसी भी लग गया। मैं कभी कभी सोचता हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों से निपटना है, और मैं हमेशा सोचता था कि तरीका क्या हो सकता है। मैं हिंसक तो हूं नहीं, मैं किसी से मारपीट नहीं करना चाहता, पर ये तरीका मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जेसीबी ले आओ। वो जो पीला पंजा है उसके सामने कोई टिकता नहीं है, वो कोई कुछ नहीं कर सकता। आप और ये तो क्या है, सिविल मैटर है ये, बाबा बताएंगे, क्योंकि क्रिमिनल में सिविल और क्रिमिनल दोनों होते हैं। अच्छा, बहुत बार होता है ना कि मुझे एक गांव की कहानी याद है कि हम मुंगेर में, जब हम गांव में रहते थे तो नदी पे पुल बना था, तो पुल हल्का सा ना उसमें कुछ डैमेज हो गया था, तो गांव बहुत बार सरकार को कहा गया कि इसको ठीक करवा दीजिए, सरकार ने नहीं कराया। तो एक दिन गांव वाले इकट्ठे हो गए और सोचे खुद ही भर देते हैं, थोड़ा सा तो भरना है, मिट्टी खोद के भरने लग गए। तो उसमें एक आर्मी में थे, वो भी आए हुए थे छुट्टी पे, वो भी पुल भर रहे थे। तो उन्हें देखने वाले लड़की के घर से कुछ आने वाले थे, लड़की वालों की तरफ से। तो उनसे पूछा कि अच्छा फलाना का घर कहाँ है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए सुरेंद्र का घर कहाँ है। तो जो वहां पे आदमी खड़े थे उन्होंने कहा कि ये तो पुल में काम कर रहा है, वो वहीं से लौट के चले गए। हाँ, लेकिन ये विचित्र सी कहानियां हैं, लेकिन इतना ही विचित्र, मतलब आप सोचिए ना कि कितनी अच्छी कहानियां कि घर गिरा दिया, दुकान गिरा दिया, एक छोटे मामले में हल्के फुल्के में निपट गया। पेरिस जैसी स्थिति नहीं हो रही है, सांप्रदायिक दंगे नहीं हो जा रहे हैं इसको लेकर के। तो
मैं तो निकल ही नहीं पा रहा हूँ। मैं अभी तक पिछले विषय के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि ये अतुकांत सी कहानी है जो हमारे पॉडकास्ट में। बिल्कुल ये खत्म होने वाली कहानी नहीं है, क्योंकि इंट्रो में हमने एक तीसरे टॉपिक का भी जिक्र कर दिया था। समय बहुत कम है, 10 मिनट में बिल्कुल खत्म करते हैं। आरोग्य सेतु, बनाइए सेतु आप दोनों अपने बीच में। कुछ एक कमेंट सबसे ले लेते हैं बस। हाँ, लेकिन एक चीज जो मैं उससे पहले कह देना चाहता हूँ कि जो मुझे महसूस हो रहा है, जिस वजह से मैं इस कहानी को भी बहुत अतुकांत पा रहा हूँ केरल वाली को, वो ये है कि हम लोगों ने जब 3 ताल की रूपरेखा बनाई और उसके बारे में उसको लेकर चर्चा शुरू की, उसको रिकॉर्ड करना शुरू किया, तो हमने कहा कि हम एकदम फ्री रहेंगे, मुक्त रहेंगे, असल तरीके से संवाद स्थापित करेंगे, करेक्ट होने की जरूरत महसूस नहीं करेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि धर्म कितना पेचीदा और कितना डरावना है कि इसकी चर्चा करते हुए हम सब लोगों के मन में एक भय तो जरूर रहा होगा कि आप धर्म के ऊपर बोल रहे हैं, कुछ बोल ना बैठे, कोई आहत ना हो जाए, वो भी भाव है, लेकिन भय का भी भाव है। मैं अभी यही सोच रहा था कि ये क्या धर्म इतनी डरावनी चीज हो चुका है कि जिसके बारे में बोलते हुए भी आपको 10 बार सोचना पड़े कि आप कैसे शब्द चुन रहे हैं, क्या बातें कह रहे हैं, क्या लाइन ले रहे हैं। खैर, धर्म की जो समस्याएं हैं उसका सॉल्यूशन तो नहीं पता, लेकिन वो कोरोना का सॉल्यूशन था एक आरोग्य सेतु। किसने बनाया पता ही नहीं चल रहा है। अरे गांधी सेतु किसने बनाया पता नहीं चल रहा है। ट्विटर पे लिख दिया। जब से गांधी सेतु बनाया तब से वो मरम्मत में है। किसने बनवाया ये तो हम जानते हैं कि विभिन्न सरकारें आई गई और कई सरकारें देखी गई, लेकिन किसने बनाया था, कौन सा वो इंजीनियर था जिसने वो बनाया है। और अब इस देश में मतलब जितने सेतु हैं वो कौन बनाता है उसका नाम कभी सामने नहीं आता है। बाबा पता खोज पाए क्या किसने बनाया आरोग्य सेतु? नहीं, पहली चीज ये है कि ये समाधान नहीं था, समाधान के लिए बना भी नहीं आरोग्य सेतु, और समाधान हो भी नहीं सकता है। एक ऐप डाउनलोड करने से अगर किसी वायरस का या किसी बीमारी का इलाज हो सकता होता तो लोग टैबलेट नहीं खरीदते, ऐप खरीदते और ठीक होते रहते। ट्रैकिंग का एक सिस्टम था जो बनाया गया, बहुत ही देशी तरीके से बना, जैसे हम लोगों के यहाँ और तमाम सारी ट्रैकिंग होती है, उसी तरह से ये भी होता रहा। जब आरोग्य सेतु आया था तो हम लोग उस दौरान व्हाट्सएप पे मित्रों से, परिचितों से ये किस्से सुनते थे कि कैसे आरोग्य सेतु को चकमा दिया जा सकता है, वो कौन कौन सी विधि है। तो और लोगों में ये उत्कंठा भी थी। वो तुलसी की एक लाइन है, जय विधिनाथ होए हित मोरा, करहूं सुबेग दास मैं तोरा। तो उसमें कई सारे लोग ये ज्ञान देते थे कि दूसरा फोन ले जाइए, इसको घर पे छोड़ दीजिए तो आप घर पे ही रहेंगे, तो आप तो 4 दावत खा के भी आ जाइए या लॉकडाउन में बाहर घूम के भी आ जाइए, तब भी आप सुरक्षित हैं और एकदम ग्रीन है। तो ये है, लेकिन ये जो एक स्वभाव बताया जाता है कि जब भी पैंडेमिक्स आते हैं सत्ता अति शक्तिशाली हो जाती है, और उस अति शक्तिशाली होने के क्रम में वो कई तरह की ऐसी चीजें करती है जिसमें कि वो मूवमेंट, पॉपुलेशन और इसको एक्सपोजर को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो पहले इस तरह की व्यवस्था ऐप की और इस तरह की चीजों की नहीं रही है, अब वो व्यवस्था है और अब उसको चलाया जा रहा है। बहुत इसकी तड़ी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गूगल को सब पता है कि आप कहाँ कहाँ गए थे, फेसबुक को भी सारी बातें पता है कि आपने किससे क्या बात की थी। आपने अगर कभी अपने खर्राटे ना सुने हो तो गूगल के सर्वर आपको सुना देंगे, क्योंकि वो आपके फोन के माध्यम से सुन रहे हैं। आपके अपने अंतरंग संवाद लोगों से क्या रहे हैं ये तक वो जानते हैं। आप किन चीजों पे हंसते हैं, किन चीजों पे दुखी होते हैं, किससे क्या कहते हैं, किस वर्ग, किस पहचान, किस नाम, किस जगह के प्रति आपका बर्ताव कैसा था, ये सारी चीजें हैं। तो किसी की तड़ी लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ भाई लोग प्रयास कर रहे हैं कि गूगल जैसी ट्रैकिंग कर पाएंगे आरोग्य सेतु के माध्यम से या किसी और सेतु के माध्यम से, वो भी अच्छी बात है। इस देश में गांधी सेतु, राम सेतु और आरोग्य सेतु, ये 3 सेतु जो है ना वो हमारी अगाध आकांक्षाओं और असंभव परिसीमाओं का आकलन करके देती है। तो यही कह देते हैं, इसके बाद कुलदीप जी समेटेंगे, और अगर ताऊ कुछ बोलना चाहे तो बोलेंगे कि ये तो नहीं पता आरोग्य सेतु किसने बनाया, लेकिन आरोग्य सेतु ने बहुतों का बनाया है। और इसमें वैसे आरोग्य सेतु का जो उद्देश्य था ना,
पाकिस्तान में नहीं, देशों में इस तरह का कोई न कोई ऐप आया जो कि लोगों के आने जाने के इतिहास, मिलने जुलने के इतिहास पर एक नजर रखता था, ताकि कांटेक्ट ट्रेसिंग तो नहीं कहिए, पर लोगों को एक सरकार के पास एक डेटा रहे कि कौन किन क्लस्टर्स में। पहले तो याद कीजिए, अभी तो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, पर शुरुआत में बहुत गंभीर चिंता थी कि क्लस्टर न बन जाए। अगर आपको याद हो विवादों में, तो जब शुरू के विवादों में क्लस्टर ही थे ना 2-4, तो उस समय काफी काम आया था वो। और जिनको नहीं, मैंडेटरी भी नहीं था एक्चुअली, जिनको नहीं लगाना, डाउनलोड करना था, उन्होंने नहीं किया। पर कुछ चीजों के लिए उन्होंने अनिवार्य कर दिया था कि आप शायद किसी रेस्टोरेंट में खाना जाएंगे या होटल में रहने जाएंगे या एयरपोर्ट पे जाएंगे तो करना पड़ेगा। उसके भी अलग उपाय थे, मतलब फॉर्म भर के निकल सकते थे। तो ऐसा कुछ खास नहीं है। हालांकि उसके पास बहुत सारे लोगों का डेटा है, और वो डेटा क्या सरकार के डेटा प्रोटेक्शन के नियमों के अंतर्गत और सुरक्षित सर्वर्स पर है, या वो कहीं जाएगा, ये तो ऑब्वियसली सरकार ने ही प्रॉमिस किया था लोगों से कि आपको ये करना चाहिए। सरकार ने ही लोगों पे दबाव भी डाला था, या लोगों को प्रोत्साहित किया था कि वो इसको डाउनलोड करें। तो उस समय उसके डेटा की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो सरकार की ही बनती है। और उसको बनाया किसने? सेतु बनाने वाले का तो इस देश में हिसाब है नहीं। उत्तर प्रदेश सेतु निगम हो सकता बनाया। तो ये रही आज की कथा। कुलदीप बाबू जी, मैं बस यही कह रहा था कि कुछ जो ट्विटर के पैरोडी अकाउंट्स हैं ना, उन्होंने अपने बायो में लिख लिया है कि आरोग्य सेतु डेवलपर। उनके बारे में किसी को मालूम नहीं था कि ये अकाउंट्स कौन चला रहा है, उन्होंने लिख लिया है कि मैंने ही आरोग्य सेतु बनाया। तो ये जो आपने सुना अभी, वो हमारी बात कही थी आज विभिन्न सब्जेक्ट्स पे जो सुर्खियों में है। हम देखते हैं, लोग देखिए सेल्फ सेंसरशिप करते हैं जब मामला धर्म का होता है। हमने कोशिश की वहां पर भी अपने आप को कम से कम सेंसर करके जो मन में है वो बोल देने की। बाकी अगर कहीं कोई ऊपर नीचे निकल गया हो तो कृपया माफ करेंगे। पर एक चीज जरूर करना, हमें आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, ये जो हमारी बतंगड़ होती है 3 ताल की और हमारे खड़ताल श्री रितुराज की, ये कैसा लगा, इसकी पेस, इसके सब्जेक्ट सिलेक्शन, इसमें जो हम बातें करते हैं क्या उसको गंभीर करना है या हम ऐसा ही रखें जो हल्का फुल्का है। इस विषय पर आपके जो भी विचार हों कृपया हमको ईमेल करिए। कुलदीप बाबू आपको ईमेल का एड्रेस देंगे। धन्यवाद। तो चलिए 3 ताल में आज इतना ही, और आखिर में वही बात जो हर बार हम दोहराते हैं कि जैसी भी लगी हो ये बातचीत, ये बात कही, हमें ईमेल करके आप बताइए radio@aajtak.com पर। ये हमारा ईमेल आईडी है radio@aajtak.com। तो कमलेश किशोर सिंह उर्फ ताऊ, पाणिनी आनंद उर्फ बाबा, ऋतुराज और मुझे यानी कुलदीप मिश्र को इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। आज तक रेडियो चालू रखिए। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आज तक रेडियो, aajtak.in/radio, ये हमारा पता है। लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।